नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। पेश है शाम 7 बजे की बुलेटिन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कुकर घोटाला और बिल्डरों की मनमानी सहित सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मुंबई के डिब्बे वाले कामगारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सही स्थान पर डब्बा रखने की अनुमति मिले, ऐसे मुंबई के डिब्बा वाला कामगार संगठन की मांग की। महाराष्ट्र में सरकार की लाड़की बहन योजना को लेकर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी को स्वार्थ के लिए योजना का निवारण करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में दलित समुदायों के उत्थान और सामाजिक समानता के लिए रिपब्लिकन एक्ट बनेगा। महाराष्ट्र के पुणे में अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा में बीजेपी ने दिखाए काले झंडे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सत्ता पर काबिज महायुति पर निशाना साधते हुए कुकर घोटाला, बिल्डरों की मनमानी सहित सरकार की कमियों को गिनाते हुए गंभीर आरोप लगाए। वहीं महायुति की सरकार को बिल्डरों की सरकार बताया। मुंबई में 7 दिनों से जारी न्याय यात्रा को लेकर अपनी बात रखी। हमारे साथ एक कांग्रेस नेता सचिन सावंत जी। सचिन जी, न्याय यात्रा को 7 दिन पूरे हो गए हैं, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? देखिए, अभूतपूर्व प्रतिसाद मिल रहा है। जनता खुद ब खुद आगे बढ़कर आ रही है और जिस तरह का माहौल है मुंबई में कि लोग भली भांति जानते हैं कि ये सरकार को जाना ये तय है और इसी वजह से जो आक्रोश है वो लोगों का सामने आ रहा है। और जहाँ तक बात है, हमने देखा कि उनकी समस्याओं के साथ में हम लोग रूबरू हुए और उन्होंने जो कहा जिस तरह से कि बिल्डरों का राज हो चुका है, पुलिस व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोग पुनर्विकास के बड़े प्रॉब्लम है यहाँ मुंबई में और बिल्डरों के लिए पूरी तरह से खुली छूट है किसी भी तरह से और उनकी भावनाओं को रोंदा जा रहा है। कोई भी जो प्रतिरोध करने की कोशिश करता है उसको दबाया जाता है। गड्ढे हैं, महानगर पालिका की बड़ी समस्या, महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है, इस तरह का बताया जाता है। गटर की दुरावस्था है, वो खुले छोड़े हुए हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, नाली सफाई नहीं हुई है। जहाँ तक बात है, ये पानी की समस्या है, गंदा पानी आ रहा है और ये मुद्दे सामने आ रहे हैं, आवागमन के मुद्दे हैं और ये लोग आगे बढ़कर बताते हैं कि ये बिल्डरों के लिए किस तरह की खुली छूट दी गई है। मंदिरें तोड़ी जा रही हैं और बिल्डरों को उसका FSI दिया जा रहा है सामने और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वरद हस्त है उसके ऊपर। तो ये सभी मुद्दे हम लोग लेके जनता के पास जा रहे हैं। महानगर पालिका हो या MMRD हो, भ्रष्टाचार पूरी तरह से बढ़ चुका है। आज महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। 1.25 लाख करोड़ के टेंडर बांट चुके हैं, 80,000 करोड़ रुपए का उनका रिजर्व फंड है। कहाँ से आएगा पैसा ये बताते नहीं है। 2 साल में तो ऐसी अवस्था होने वाली है कि कर्मचारियों को पैसा देने के लिए, पगार देने के लिए पैसा नहीं होगा। तो ये सभी मुद्दे हम लोगों ने जनता के सामने मतलब जो आए हैं आज आपके सामने रखें। महाविकास अघाड़ी ने कुकर घोटाले का आरोप लगाया है, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे और उसकी जांच के लिए क्या हो रहा है? देखिए, 600 रुपए का कुकर 2300-2400 में लेना और लोक प्रतिनिधियों के हाथ से बंटवाना BMC का पैसा, ये किस अधिकार से हुआ ये भी नहीं पता। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसके तय तक हम जाएंगे और निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं अधिकारियों से और या जो नेतागण उसमें शामिल हैं उनसे, हमारी सरकार आ रही है और जांच होगी, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो चुनाव की घोषणा की है चुनाव आयोग ने, तो वो हरियाणा और जम्मू में घोषणा की गई लेकिन महाराष्ट्र में अब तक नहीं की गई, उसकी वजह क्या है? डर, हाथ कांप रहे हैं इनके, सत्ता जा रही है तो जब जितना ताकत हो सके उससे सत्ता से लिपट के रहने की कोशिश हो रही है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं है, कभी ना कभी तो इनको लगाना पड़ेगा। जब तक ये ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तब तक चुनाव आयोग आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ कारण नहीं था, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे, जो कारण दिए गए थे अभी जो दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो कोई समाधानकारक तो है नहीं। तो निश्चित तौर पर ये डर है इनका, ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति का एक साथ, इसकी वजह से ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब भी आएगी कभी ना कभी तो करना पड़ेगा इनको और जब भी होगा, जब ये मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब इनका आखिरी दिन होगा। तो कहने की कांग्रेस का बोलना है कि जब मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी तो इन्हें तो करना ही पड़ेगा और जब हम सत्ता में आएंगे तो जितने भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करेंगे। कैमरामैन मनोज वीर सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।
मुंबई के डिब्बे वाले कामगारों को उनके निश्चित किए गए सामान्य स्थानों पर डिब्बे रखने की अनुमति मिले, ऐसी मुंबई के डिब्बे वाले कामगार संगठन की मांग उठी है। पिछले 130 वर्षों से मुंबई के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों को घरेलू भोजन उपलब्ध करा रहे, मात्र कुछ अरसे पर फिर उन्हें डॉक्टरों की केबिन में डिब्बा रख देने की अनुमति दी गई। कुछ समय के बाद फिर डिब्बों को लिफ्ट या बिल्डिंग के नीचे रख देने से मुंबई का डिब्बों वालों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बहरहाल गार्ड उन पर नजर रख रहे थे और तब चोरी नहीं हो रही थी। वहीं डिब्बे वाले लेबर हॉस्पिटल प्रशासन को सुरक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। मुंबईमधील सरकारी रुग्णालयामध्ये एक नियम जारी केलेला आहे। त्या नियमाअंतर्गत रुग्णालयाची सुरक्षा पाहता फूड डिलिव्हरी ही मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत होणार आहे। डॉक्टरांनी किंवा दुसरं कोणी फूडची ऑर्डर दिली असेल तर मुख्य प्रवेशद्वारावर त्यांनी यायचं आहे, तो तिथून फूड घेऊन जायचा आहे। सुरक्षेच्या दृष्टीने रुग्णालय प्रशासनाने हा निर्णय घेतलेला आहे। परंतु मुंबईचा डबेवाला गेले 130 वर्षे या रुग्णालयामध्ये डॉक्टरांना डबे देतो आहे। पहिला तर डबा डॉक्टरांना भेटून दिला जायचा, त्यानंतर त्यांच्या केबिनच्या बाहेर डबे ठेवले गेले, त्यानंतर वॉर्डच्या बाहेर डबे ठेवले गेले आणि आता डबे लिफ्टच्या बाहेर किंवा इमारतीच्या खाली आम्ही ठेवत आहोत। आता रुग्णालय प्रशासन नवीन नियम जारी केलेला आहे की मुख्य प्रवेशद्वाराच्या बाहेर डबे ठेवायचे आहेत। आमची प्रशासनाला विनंती आहे, मुख्य प्रवेशद्वाराच्या बाहेर जर डबे ठेवले तर तेथून डबे चोरी होऊ शकतात, तेव्हा आम्हाला डबे ठेवण्यासाठी सुरक्षित जागा देण्यात यावी। अन्यथा आपल्याला एक विनंती आहे की डबेवाला कामगार हा नेहमीच रुग्णालयामध्ये येत असतो, तर त्याच्याकडून ती आवश्यक ती कागदपत्र घ्यावी, त्याला एक ओळखपत्र द्यावं की जेणेकरून डबेवाला कामगार हा रुग्णालयाच्या डॉक्टरांपर्यंत डबे पोहोचू शकतो। महाराष्ट्र में सरकार की लाडकी बहन योजना को लेकर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी तरह तरह के आरोप लगा रहा है। विपक्ष के आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष पर काबिज महायुति की सहयोगी बीजेपी ने विपक्ष राजनीतिक स्वार्थ के लिए योजना का विरोध करने का आरोप लगाया। कसं आहे, राज्य सरकारनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना चालू केली, याला विरोध कोणी केला? माननीय शरदचंद्र पवार साहेब, माननीय नाना पटोले साहेब, माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी याला विरोध केला। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये 46,000 कोटीची आर्थिक तरतूद केल्याचं अजितदादा पवार यांनी ठणकावून सांगितलं, तरी देखील सभागृहात विरोध केला, त्यांच्या बगलबाच्यांनी बाहेर विरोध केला आणि एवढ्यावरच नाही तर यांनी हायकोर्टामध्ये योजना रद्द करावी म्हणून नावेद मुल्ला या कार्यकर्त्याला हाताशी धरलं आणि हायकोर्टात याचिका दाखल केली। बरं झालं, भगिनीच्या मदतीला देव धावून आला। न्यायदेवतेनं सांगितलं की सामान्य महिलांच्या हिताची योजना आहे, रद्द करण्याला गरज नाही, याचिका फेटाळून लावली। आता माझं काय मत आहे की शरद पवार साहेबांना भगिनी आहे, नाना पटोलेला भगिनी आहे आणि उद्धवजी ठाकरेंना भगिनी आहे। आता योग घातलाय रक्षाबंधनाचा सण आणि रक्षाबंधनाच्याच मुहूर्तावर ही सारी मंडळी भगिनीच्या मुळावर उठलेली आणि म्हणून माझ्या तिघाही नेत्याच्या बहिणीला असं आव्हान आहे की नैतिकता गृहीत धरून तुम्ही आपल्या भावाला रक्षाबंधन करूच नका। यांचं रक्षाबंधन हायकोर्टाने फेटाळून लावलंय आणि म्हणून भगिनींनी, आमच्या मातोश्रींनी या नेत्याला राखीच बांधू नका असं आव्हान मी करतो। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन एक्ट का विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने दलित समुदाय के उत्थान और सामाजिक समानता के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी के निधन के बाद आरपीआई में कई राजनीतिक विभाजन हुए और ये कई गुटों में बंट गया। महाराष्ट्र में पार्टियां आमतौर पर अलग अलग कार्य करती रही हैं, जिससे दलित समाज भी राजनीतिक ताकत कम हो गई है। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन एक्ट का उद्देश्य इन विभाजित दलों और गुटों को एकजुट करना है ताकि वे एक साथ मिलकर दलित और बहुजन समुदाय के अधिकारों और राजनीतिक हितों की रक्षा कर सके। यह प्रयास दलित राजनीति में एक मजबूत और प्रभावी नेतृत्व देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के भंडारे जिले से किया गया है। 2024 का इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन, जो रिपब्लिकन का या बहुजन समाज का जो वोट है वो किसके पाले में गया, वो फिलहाल बातें गुलदस्ते में है। लेकिन आने वाले समय में विधानसभा का जो आगामी चुनाव है उस समय रिपब्लिकन ऐक्य बहुजन समाज के फेवर में है या नहीं, इस बारे में जो चर्चा होती है इसको लेकर रिपब्लिकन ऐक्य इस नाम से एक समिति भंडारा जिला जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से शुरू हुई है। इसके पीछे का राज क्या है, जो कि इसके पहले भी रिपब्लिकन या बहुजन समाज विडालोस या अलग अलग नाम से
एकत्रित आने की जो प्रयास हुए, लेकिन उसके बाद वो फेल भी हुए। आने वाले समय में ये जो ऐक्य है कैसा सच में वास्तव में सिद्ध होगा, यही सामने की चर्चा है। इसके पीछे का क्या राज है हम जाने, क्या बताएंगे? भंडारा जिले में हमने एकीकृत रिपब्लिकन समिति बनाई। समिति इसलिए हमने बनाई है कि महाराष्ट्र में आरपीआई के बहुत सारे गठ हैं। इनके रहते हुए किसी भी गठ का या पार्टी का कोई जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, विधायक या खासदार चुनके नहीं आते। इसलिए अम्बेडकरी समाज की कई समस्या सामने पड़ी। आरक्षण का मुद्दा है, आर्थिक सामाजिक ऐसे कई मुद्दे हैं। भंडारी जिले में हमने तय कर लिया है, ऐसा निश्चय किया कि महाराष्ट्र के जितने भी आरपीआई की प्रकार इन सारे पार्टियों को एक साथ मिलाकर अम्बेडकरी जनता की न्याय हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। उस हिसाब से हमने महाराष्ट्र के जितने भी गठ के राष्ट्रीय नेता हैं उनसे हमने बात की। बात करने के बाद हमने महाराष्ट्र में पूरे अपना नागपुर में राज्य अध्यक्षों की बैठक की। उस बैठक में निर्णय हुआ कि अगर यकीन नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलकर युक्ति कर हम चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरह से बात वहाँ हुई है और ये भी तय किया गया उस मीटिंग में कि राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक बुलाकर, मुंबई में बैठक बुलाकर एकीकरण हो सकता है क्या, इस पर चर्चा। जैसे कि आपने बताया कि भंडारा में एक बैठक हुई, राज्य स्तरीय जो बैठक हुई, उसमें सभी राष्ट्रीय जो बहुजन समाज के दल है या पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राज्य अध्यक्ष है वो शामिल थे। वो कौन कौन से पार्टी है, कौन कौन से दल है, कौन कौन से संगठन, क्या बताएंगे? जोगेंद्र कबाड़े साहब, उन्होंने अपने राज्य अध्यक्ष को उस मीटिंग में भेजे थे। आठवले साहब, उन्होंने अपने राज्य अध्यक्ष को मीटिंग में भेजे थे। राजरत्न आम्बेडकर, उन्होंने भेजे थे। गवाई साहब ने भेजे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भेजे थे। वामन मेश्राम साहब ने भेजे थे। एडवोकेट सुरेश मानी ने भेजे थे। इन सारे राष्ट्रीय नेताओं ने अपने अपने राज्य अध्यक्ष को उस नागपुर की बैठक में भेजे थे। अच्छी बैठक थी और उस बैठक में तय किया गया कि अगर ये की नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनकी बैठक यहाँ बम्बई में हमने ली। जैसे कि आपने बताया एक युति बनाई गई है, उस युति का नाम क्या है या समिति का नाम क्या है या गुट का नाम क्या होगा, क्या रखा है, क्या सोचा है? अभी हमने जो समिति बनाई है उसकी अगली बैठक में उसमें नाम तय किया। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये रंजित किया या राजनीति आप कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है या ये जो कल्पना है, संकल्पना है वो आपने रखी है? नहीं, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। यहाँ हमारे साथ जितने भी हैं हम सब रिटायर्ड लोग हैं और समाज को एक न्याय दिलाने के लिए हमारे सब आरपीआई के जितने भी नेता हैं वो एकजुट होकर लड़ना चाहिए, तभी हम अपने समाज को न्याय हक मिला के दे सकते हैं। इस हिसाब से हमने समिति बनाई है। यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई जिला परिषद या कोई पंचायत समिति, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है, सिर्फ समाज एक होना चाहिए। इस हिसाब से हमने ये सब समिति बनाई। जैसे कि हम देख सकते हैं भंडारा जिला हो या मराठवाड़ा के आसपास के जो जिले हैं वहाँ के कार्यकर्ता हम देख सकते हैं यहाँ पर आए हैं मुंबई में, जो कि रिपब्लिकन एक्ट या रिपब्लिकन से जुड़ा हुआ कोई एक गुट हो या समाज हो, उसके लिए वो आगे आकर चर्चा ये करने के लिए आगे उन्होंने एक पहल की है। हम जानेंगे कार्यकर्ता हैं, आप क्या बताएंगे? ये जो मतलब ये जो शुरुआत है एक की, ये अच्छी बात है और इससे आने वाले समय में लोगों का फायदा ही होगा। उनकी जो समस्या है सामाजिक हो, आर्थिक हो, वो सॉल्व होगी, ऐसा मेरा। तो आप भी यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं और आपको क्या लगता है ये युति कितने काल तक टिकेगी? मैं डॉक्टर सुरेश कोपरागड़े भंडारा, और ये जो एकीकरण समिति है उसका मैं कार्याध्यक्ष हूँ। हमें ये लगता है कि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव का हमने इलेक्शन देखा है, तो उसमें जो अम्बेडकरी समुदाय है वो जिस तरह से मुड़ा है, ये जो हमारा विकल्प है, ये विकल्प सही नहीं है। हमें अपना विकल्प चुनना चाहिए और हम कब चुनेंगे ये विकल्प? जब पूरा अम्बेडकरी समुदाय इकट्ठा होगा, तब हमारा अस्तित्व जो है वो अस्तित्व बना रहेगा और हम बड़े स्वाभिमान से किसी के साथ मिलकर बात कर सकेंगे। तो हमारा अस्तित्व मिटना नहीं चाहिए। इसलिए हम सभी ये जो गुट्स है, ये जो गठ है,
रिपब्लिकन पार्टी के, ये इनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुंबई में हम यहाँ पर आए हैं और ये भंडारा जिले से शुरुआत है। हमें ये लगता है पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए, ये जरूरी है। अम्बेडकरी समुदाय के अस्तित्व के लिए, ये अम्बेडकरी समुदाय के अस्तित्व की ये लड़ाई है और ये हम लड़ रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर स्वाभिमान की बात हो रही है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कुछ साल पूर्व रिपब्लिकन पार्टी का एक अच्छा खासा दबाव इस महाराष्ट्र के राजनीति पर था। जब से यह पार्टी बिखर गई तब से हमारा बार्गेनिंग पावर, हमारा वजन, हमारे समाज का वजन, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई। ये वजन ख़त्म होने की वजह से हमारी जो समस्याएं हैं, शेड्यूल कास्ट की जो समस्याएं हैं, वो एज इट इज़ है। आप देख सकते हैं इस बार महाराष्ट्र में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो शेड्यूल कास्ट की समस्याएं जो कि तो है। जितनी भी यहाँ की रिजर्व सीटें हैं, इन रिजर्व सीटों के ऊपर में जो शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं या लोग उनको चुन के देते हैं, वो कोई भी प्रतिनिधि हमारे इस शेड्यूल कास्ट के जो खास जो समस्याएं हैं उसको सदन में रखते नहीं है। उस वजह से हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनकम होने की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के खिलाफ में इतना बड़ा डिसीजन दे सका। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की मंशा तो है ही है, लेकिन हमारे समाज का जो विभाजन हुआ है, हमारा जो राजनीतिक वजन खत्म हो गया है, उस राजनीतिक वजन खत्म होने की वजह से ही इस तरह के डिसीजन इस देश में आ रहे हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये वजन रिपब्लिकन पार्टी का बार्गेनिंग पावर हो, रिपब्लिकन पार्टी का जो वजन है, इंप्रेशन है, ये एज इट इज बने, पुरानी तरह बने और हम लोग भी इस पॉलिटिकल में अपना एक महत्व की भूमिका इस महाराष्ट्र के राज्य में हम लोग निभा सके। इसलिए हम चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी का एकीकरण। जैसे कि हम देख सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी का जो गुट है उनका सबका एक समिति या गुट बन के रिपब्लिकन जो विचार है उसको मजबूत करने के लिए सभी संगठन, सभी पार्टी एक साथ आ रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी शामिल है। आप क्या बताएंगे? सर, मैं यही चाहूँगी कि आज हमारी महिलाएं सक्षम नहीं है और ये कहीं ना कहीं उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है। ये जो सरकारें हैं, ये विषमतावादी सरकारें हैं और ये बहुजनों के वोट से चुन के आते हैं, वहाँ राज करते हैं, लेकिन जिस गरीब, अन्यायग्रस्त और गरजू लोग हैं, जब वो न्याय मांगने जाते हैं तो उनको हकाल दिया जाता है। और हमारी महिलाओं की तो ऐसी हालत है कि उनको गृहित ही नहीं धरा जाता। अभी आपने देखा होगा कलकत्ता का, पश्चिम बंगाल का जो उदाहरण है, आज उच्च शिक्षित महिलाओं की ये हालत है कि उनके परिवार वाले न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री, जो उस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं महिला है, वो मुख्यमंत्री होने के बाद भी रास्ते पे कैंडल मार्च निकाल रही है, पैदल मार्च निकाल रही है, लेकिन उनके परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आज ये जो सत्ताधारी पक्ष है वो कितना मतलब हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहा है। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज की महिलाएं आगे आए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़े, क्योंकि आज हमारी महिलाओं के अस्तित्व का, स्वाभिमान का और आत्मसम्मान का प्रश्न है। मैं इस रिपब्लिकन एकीकृत जो भी संगठनाएं और पक्ष एक साथ है उसको समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। जैसे कि हम देख सकते हैं रिपब्लिकन नाम से, रिपब्लिकन गुट के नाम से एक नया विचार, नया सोच यहाँ पर सामने आया है और आने वाले समय में विधानसभा में इसका जो जलवा है या झांकी है वो दिखाई देगी, इसे हम अपेक्षा करते हैं। मैं विनोद कांबळे, कैमरामैन मनोज गोपी सिंह के साथ आवाज इंडिया, मुंबई। पुणे में अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा में बीजेपी ने काले झंडे दिखाए। महाराष्ट्र में महायुति के घटक दल एनसीपी के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जनाधार बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के 39 जिलों में 24 दिनों की जन सम्मान यात्रा निकाली है। जन सम्मान यात्रा के दौरान पुणे के नारायण गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अजीत पवार को काले झंडे दिखाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार घोषणाबाजी की गई और धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष आशा बुचके की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जोरदार घोषणाबाजी के जरिए विरोध जताया। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी ने अजीत पवार की पार्टी द्वारा महायुति की सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ताओं का
अनदेखी करने का आरोप लगाया। दरअसल बीजेपी ने पुणे के जुन्ना तालुका में एनसीपी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को शासकीय कार्यक्रम बताकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सर्वपक्षीय नेताओं को बुलाए जाने की जरूरत थी, लेकिन नहीं बुलाया गया। शासकीय मीटिंग का हवाला देकर सभी दलों को नहीं बुलाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजीत पवार पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है गठबंधन धर्म का पालन करें या फिर महायुति से बाहर हो जाए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर आवाज इंडिया टीवी।